जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है एवरेज, औसत। ठीक है, औसत भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपके एग्जाम में एसएससी जीडी में एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा औसत से। ठीक है, दो क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर हम कम से कम की बात करें तो एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो औसत में कुछ विशेष चीज नहीं है, बस औसत क्या है ये हमें केवल समझना है और उसके बाद में औसत के जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं या जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन सभी को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। बस हमें औसत क्या होता है, जिस तरीके से हर चैप्टर में जब भी हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वो चीज़, वो जो भी कुछ है, वो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, वो चाहे हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, वो चाहे हम टाइम एंड वर्क की बात करें, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को ले लो, डिस्काउंट को ले लो, तो मतलब जो भी कुछ हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो काम हमारा होता है वो यही होता है कि हम सबसे पहले ये समझ पाएं कि जो भी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, जो भी चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, वो दरअसल में होता क्या है और वो हमसे जानना क्या चाहता है। तो ठीक उसी तरीके से जो हम आज पढ़ने वाले हैं, एवरेज, औसत पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले क्वेश्चंस तो हम करेंगे ही करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हम करते हैं प्रैक्टिस में। ठीक है, तो उनसे पहले, उनको करने से पहले हम ये जानेंगे कि औसत जो पूछता है क्वेश्चन कि हाँ हमारे पास इतनी संख्याएं, इनका औसत बताओ, तो औसत नाम की चीज़ जो होती है, जो एक रिजल्ट निकल करके आता है, वो दरअसल क्या होता है। तो सबसे पहले हम उस चीज़ को समझते हैं और उसके बाद में ही हम क्वेश्चन करते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि हर बच्चा जो भी मैथ पढ़ता है, वो लड़का मैथ शुरू करता है पढ़ाई, ठीक है, प्रैक्टिस करना शुरू करता है और 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक वो बढ़िया मेहनत करता है और उसके बाद भी उसको ऐसा महसूस होता है कि अभी भी हम कमज़ोर हैं, अभी भी हम उतना बढ़िया तरीके से नहीं सीख पाए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ी कमजोरी हमारी यही होती है। पहली बात ये कि हम चाहते हैं कि हम सब कुछ बहुत जल्दी अचीव कर लें, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी भी चीज़ को होने में एक समय लगता है, ठीक है, तो वो मैथ को ले लो, इसमें भी समय लगेगा, हमको देना पड़ेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समय देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी जो हमारी खराबी होती है वो यही होती है कि हम बुक्स उठाते हैं सबसे पहले और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, हमने एवरेज पढ़ा, कहीं से भी पढ़ा, हमने क्या किया, कोई भी चैप्टर पढ़ा हमने, ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन उठाया और उसको करना शुरू कर दिया। उनके हमने तरीके देखना शुरू कर दिए कि इस तरीके का प्रश्न है तो ये ऐसे लगेगा, इस तरीके का प्रश्न है तो ये ऐसे लगेगा। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि इस तरीके का जो प्रश्न है वो अगर इस तरीके से लग रहा है तो क्यों लग रहा है। ठीक है, अगर वो क्यों वहां पर हमने पूछ लिया होता तो शायद हमको एवरेज ही समझ में आ जाता या हमें वो चैप्टर ही समझ में आ जाता। और जब हमें वो चैप्टर समझ में आ जाएगा तो मान लो कि एग्जाम में कोई नए तरीके का प्रश्न अगर वहीं से पूछ लिया जाता है, उसी चैप्टर से जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, तो उस चैप्टर का अगर कोई नया क्वेश्चन हमको मिल जाता है तो मानते हैं कि हमने इस टाइप का, उस तरीके का क्वेश्चन कभी नहीं लगाया, लेकिन हम वहाँ पर बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस चैप्टर के बारे में सारी बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। और शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जा रही है। ठीक है, इतना बेहतर, इतना आसान तरीके से मैथ आपको कहीं भी सीखने को नहीं मिलेगा। अगर आप बिल्कुल ही मैथ में कमज़ोर हैं, बिल्कुल नए हैं, तो ये प्लेटफॉर्म गुड टाइम क्लासेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को करने से पहले हम समझ लेते हैं एवरेज क्या है। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी दरअसल आपको एवरेज समझाने में काम आएगा, लेकिन पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, तो देखिए एवरेज क्या होता है। हमने एक तरीका पढ़ा है एवरेज निकालने का। वो तरीका ये है कि जैसे मान लो अगर मैं आपके सामने, ठीक है, कुछ संख्याओं को लिखूं, यहाँ पर 1 ले लूँ, 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, ठीक है, 4, 5, 6 और 7, ऐसे मान लो मैंने कुछ संख्याएं ले ली और मैं कह रहा हूं कि इनका औसत बताओ। तो हम सभी लोगों ने औसत का एक फार्मूला पढ़ करके रखा हुआ है। ठीक है, औसत बराबर क्या होता है कि इन सभी संख्याओं का योगफल। सिंपल सी चीज है, ठीक है, सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है या ऐसी कोई चीज़ जो आपको समझ में नहीं आती हो। तो ये तो हो गया इन सभी संख्याओं का योगफल। ठीक है, और उसके बाद में हम क्या करते हैं कि जितनी संख्याएं होती हैं बटे में उतना लिखते हैं इसके। मतलब जैसे जितने अंक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं, तो नीचे कितना लिख देंगे हम? 7। क्लियर है? अब इनको जोड़ लो। ठीक है, इनको क्या करना है? जोड़ लेना है। तो जोड़ लेते हैं। कैसे जोड़ेंगे? देखो 7, ठीक है, 6 13, 13 5 18, 4 22 और 3 25 और 2 27 और 1 कितना हो जाएगा? 28।
ये 28 और नीचे कितना होगा 7, इसको हम काट देंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 4 आएगा। क्या बातें समझ में आ गई? ठीक है, तो यानी कि ये जो 4 निकल करके आया है यही औसत है। ठीक है, ये 4 क्या है? औसत है। ठीक है, अब बात यह है कि सर जो औसत 4 निकल करके आ गया ये दरअसल बताता क्या है? तो ये हमको ये बताता है कि 4 जो है वो एक ऐसी संख्या है जो इन सबके पास है। अब बात यह है कि सर किसी के पास तो ज़्यादा है, किसी के पास तो कम है। तो बात यह है कि जिनके पास ज़्यादा है उनसे हम ले लेंगे और जिनके पास कम है उनको दे देंगे। तो 4 एक ऐसा अंक बनेगा जो सबके पास एकदम हो जाएगा, कोई किसी के पास कम किसी के पास ज़्यादा नहीं रहेगा, सब बराबर हो जाएंगे। तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी के पास अगर कम है और किसी के पास अगर ज़्यादा है तो उसको हम क्या करते हैं? एक एवरेज में लेकर के आते हैं, सबको हम बराबर बराबर करने की कोशिश करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? हम औसत कहते हैं। क्लियर है? इसको क्या कहते हैं? हम औसत कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक चीज़ और लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जैसे 2, 4 और 6 लिख लिया। ठीक है, इनका जो औसत आएगा वो 4 आएगा, इनका जो औसत निकल करके आएगा वो 4 आएगा। लेकिन 4 इनका औसत कैसे आएगा इस बात को हम समझते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, 4 आने का मतलब ये है कि इन सबके पास 4 होना चाहिए। तो इनके पास 4 है ये तो ठीक है, इनके पास 4 नहीं है, कुछ ज़्यादा है। तो इनके पास कितना ज़्यादा है? 2, और इनके पास कम है तो ये वाला जो 2 है वो हम इसको दे देंगे, तो इनके पास भी कितना हो जाएगा? इनके पास 4 हो जाएगा। तो यानी 2 और 2 मिलकर के 4 होगा, तो सबके पास 4 4 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, तो क्या बात है ये समझ में आ गई? एवरेज बस इतना ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पर ये बात आती है, तो क्या सर पेपर में भी केवल इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा? नहीं, पेपर में तरीके होते हैं क्वेश्चन के पूछने के, वहां पर कुछ अलग अलग तरीके के हमारे सामने प्रश्न आएंगे, उनको हम करेंगे। लेकिन जो इनका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो औसत होता है वो बस इतना ही है कि यही औसत होता है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ और एक एक करके अपने सभी प्रश्नों को करेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही साधारण सा प्रश्न, आपको ये सिखाने के लिए कि औसत दरअसल क्या होता है। तो पहला प्रश्न ये कह रहा है कि 10, 12, 16, 20, P और 26। ठीक है, सवाल ने क्या कहा है कि 10, ठीक है, 12, 16, 20 और एक संख्या P है और एक संख्या 26, इन सभी का जो औसत है वो 17 है। इनका जो एवरेज है, ठीक है, इनका जो एवरेज है वो कितना है? 17 है। सवाल ने हमसे पूछा है तो P का मान ज्ञात करो, कितना होगा। अब इसको निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि जो हमारा एक बेसिक सा रूल होता है, इन सबको जोड़ो बटे में, ये जितने भी हैं 1 2 3 4 5 6, 6 बटे में लिखो, हल करो, बराबर में 17 लिखो और इनको उस तरीके से हल करेंगे तो निकल करके आएगा कि P की वैल्यू कितनी है। लेकिन जो मैंने आपको बताया है कि एवरेज आप समझ गए हो अगर, ठीक है, तो इसको हम दूसरे तरीकों से भी कर सकते हैं। तो वो तरीका क्या होगा समझते हैं। अभी सवाल ने क्या कहा कि इनका जो एवरेज है वो 17 है। इसका मतलब ये है कि ये जितनी भी संख्याएं अलग अलग हैं सबके पास 17 17 होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। अब बात यहाँ पर यह है कि सर इसके पास 7 नहीं है, कम है 7, तो -7 हमने कर दिया। ठीक है, इनके पास -5 की कमी है, 17 होना चाहिए। इनके पास -1 की कमी है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये 20 है तो यहाँ पर +3 ज़्यादा है। P है तो P अपने आप में 17 तो होगा होगा भाई, हम P को P नहीं मानते हैं। सवाल ने तो यही कहा है ना कि इन सब का जो एवरेज है वो 17 है, तो जो P की वैल्यू है वो अभी 17 तो है, ये हम मान के चल रहे हैं। अगर सबका एवरेज 17 है तो P की वैल्यू 17 होनी ही चाहिए। ठीक है, अच्छा, फिर जो 26 की बात हम करें, ठीक है, तो 26 क्या है? 26 17 से कितना ज्यादा है? तो ये 9 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 9 प्लस में है। ठीक है, अब इतनी सारी चीजें इनको आपस में ही तो ये एडजस्ट होना है भाई। इनका एवरेज अगर 17 आया तो कैसे आया होगा? किसी के पास कम है तो किसी के पास ज्यादा है, तो क्या हुआ होगा कि जिसके पास ज्यादा है उसने जिसके पास कम है उनको दे दिया होगा, अपने पास उसने कितना बचाया होगा? 17, क्योंकि एवरेज उनका 17 आ रहा है। तो हमने ये देख लिया कि किसी के पास कितना कम है कितना ज्यादा है। तो देखो ये 7 5 12 और ये 9 3 12 ये आपस में खत्म हो जाएंगे भाई। इनके पास 12 की कमी है, इनके पास 12 रुपए ज्यादा थे, इन्होंने इनको दे दिया तो ये आपस में बन गया। यानी कि अभी भी कुल मिलाकर के -1 रुपए की कमी आ रही है। तो ये जो -1 रुपए की कमी आ रही है ये इन्होंने किसी से उधार तो लिया होगा, तभी तो ये भी 17 बनाए होंगे।
वही इनके पास ये 16 है, इनको भी 17 बनाना है क्योंकि एवरेज 17 है, तो ये क्या करेंगे, किसी से इन्होंने उधार लिया होगा। उधार किस से लेंगे, बचा तो कोई नहीं, केवल ये P ही बचा हुआ है, तो P का मान 17 तो कम से कम होना ही चाहिए क्योंकि 17 हमको एवरेज लाना है। लेकिन बात यह है कि इन्होंने किसी से उधार जरूर लिया होगा, तो किससे उधार लिया होगा, जब बचा है यहाँ पर P -1 है ना, तो वो यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो 17 और 1 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी P की वैल्यू कितनी आएगी, 18 आएगी। बात क्लियर है, P की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। क्या बात समझ गए, P की वैल्यू 18 इसलिए आएगी क्योंकि P को 17 होना चाहिए, ठीक है। तो P 18 है, P जो 17 से 1 ज्यादा है, वो 1 किसके लिए ज्यादा है, वो 1 इस 16 को दे देगा, वो 1 क्या करेगा, इस 16 को वो दे देगा। क्या बात समझ में आ गई, इसलिए P की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। तो जो ऑप्शन बी वाला है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। समझ गए चीजों को, ठीक है। बहुत आसान था, मतलब ये तो बेसिक चीज है, बिल्कुल स्टार्टिंग है एवरेज का, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। दूसरा सवाल देखिए, ठीक है। इसमें भी एक बढ़िया चीज है, आपको सीखने को मिलेगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। इसमें हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखो औसत अभी जो है, अभी जो औसत है वो 7 है। अगर प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए, ठीक है, तो जो 12 से गुणा करेंगे तो एवरेज कितना होगा, तो जो पहले औसत होता है उसी को गुणा करा दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। और ऑप्शन की बात करें तो डी नंबर पे हमको देखने को मिल जाएगा, तो जो डी वाला ऑप्शन है वो इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, मतलब समझ गए ना इसको। अच्छा ये कैसे हो पाया है, ठीक है, ये कैसे हो पाया समझते हैं। मान लो हमारे पास 3 संख्याएं हैं, 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है। इनके अगर हम एवरेज की बात करें, 3 2 5 और 1 6 के बटे में 3 करेंगे तो 2 इनका औसत आ जाएगा, ठीक है। अब अगर सवाल ये कहता है इन सबको 3 से गुणा कर दो, ठीक है, या इन सबको 2 से गुणा कर दो, या इन सबको 4, मतलब किसी भी संख्या से इनको अगर हम गुणा कर देते हैं, तो मान लो इनको हम n से गुणा करते हैं, ठीक है, किससे गुणा करते हैं, n से, तो ये तो हो जाएगा n, ये हो जाएगा 2n और ये हो जाएगा 3n। अब अगर हम बात करें कि अब इनका एवरेज क्या होगा, तो फिर वही इनको जोड़ लो, तो 3 2 5 और 1 6n हो जाएगा, 6n बटे 3, तो 6n बटे 3 इसको काट दो तो 2 कितना एवरेज आ जाएगा, 2n। और 2n तो ऐसे भी आ सकता था कि हमने क्या कहा, इन सभी को n से गुणा कर दो तो इनका एवरेज कितना होगा, तो इनका पहले एवरेज था कितना, 2 था, इन सभी को n से गुणा करने का मतलब है कि उसके एवरेज को n से गुणा कर दो। बातें समझ में आएगी भाई, एवरेज क्या निकलता है जो सबके पास होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, n से उन सभी को तो गुणा करा रहे हैं, तो जब उन सभी को गुणा करा रहे हैं तो श्योर एवरेज मतलब सबके पास जो चीज हो, एवरेज मतलब सबके पास जो चीज हो, तो सभी संख्या n गुना हो रही है तो यानी उनका एवरेज भी n गुना हो जाएगा, तो हमें बाकी चीजों को करना ही नहीं है, तो इसका 84 जो है वो बिल्कुल सही वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरे सवाल पे हम चलते हैं और देखते हैं कि तीसरा सवाल कैसे लगेगा। तो तीसरा सवाल कह रहा है कि 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए, यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हो तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात करो। सबसे पहली बात क्या है, देखो कुल मिलाकर के 11 लोग हैं और इन्होंने, इनके जो औसत रन है वो 23 हैं, ठीक है, मतलब हर व्यक्ति ने लगभग 23 रन बनाया। तो हम ये पता करते हैं कि 11 लोगों ने मिल करके कितना रन बनाया होगा, तो 23 को 11 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है, 23 को 11 से गुणा कर लेते हैं, 253 आ जाएगा। 11 लोगों ने कुल मिल करके 253 रन बनाए, उसमें से जो पहले खिलाड़ी थे उसने 113 रन बनाया, तो उसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, 140, यानी बाकी के जो 10 लोग हैं उन्होंने मिला करके कितना बनाया, 140 रन बनाया, तो उनका जो एवरेज निकल करके आएगा, तो वो 140 रन बनाए कितने लोगों ने, 10 लोगों ने मिल करके बनाया, तो जो एवरेज निकल करके आएगा वो कितना हो जाएगा, 14, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो ये सी नंबर पर हमको देखने को मिल जाएगा, इसलिए सी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ गए चीज़ों को, ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। सवाल ने इसमें कहा है कि 15 लड़कियों का जो औसत है वो 54 किलोग्राम है, शिक्षक का वजन जोड़ने पर औसत 2 किलो बढ़ जाता है, तो शिक्षक का वजन ज्ञात करो। कैसे लगाएंगे, चीज़ों को समझते हैं। देखो 15 लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां हैं, 15, और इनका जो औसत है वो अभी 54 है। एक शिक्षक बढ़ जाते हैं, शिक्षक के बढ़ने की वजह से इनका जो एवरेज है वो 2 किलो बढ़ जाता है, तो हम कह सकते हैं कितना हो जाता है, 56 हो जाता है। अब यहाँ पर एक बात हमको समझना है
कि एवरेज के बढ़ने का मतलब क्या है। एवरेज के 2 किलो बढ़ने का मतलब ये है कि पहले जितने थे, देखो एक ऐसे समझ लो ना कि 15 लोग पहले थे, वो सभी के सभी 54 किलो के थे, ठीक है, मतलब सबके पास 54 था, सबके पास 54 था। अभी क्या हुआ, एक नए अध्यापक वहां पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से सबका जो वजन है वो 2-2 किलो बढ़ जाता है। सबका वजन 2-2 किलो बढ़ने का मतलब ये है कि जो अध्यापक वहां पर आए हैं इनका वजन बहुत ज्यादा है, और इन्होंने क्या किया, अपने में तो 2 किलो बढ़ाया ही बढ़ाया, बाकी इनका वजन इतना ज्यादा था कि इन्होंने उन सबको 2-2 दे दिए। कितने लोगों को 2-2 दिया होगा, तो 15 लोगों को दिया होगा। बात समझ में रहे हैं ना, ठीक है। मतलब यहाँ पर वृद्धि कितनी हो गई, तो हम कह सकते हैं 2 की। कितने जगह वृद्धि हुई होगी, 15 जगह। भाई 15 लोग हैं ना, तो 15 जगह पर 2-2 की वृद्धि हो गई होगी, तो कितना कुल बढ़ा होगा, 30 किलो। तो जो मास्टर जी हैं उनका जो कुल वजन होगा वो हो जाएगा 50, 30, 80 और 6 86 किलो हो जाएगा। तो ये जो 86 किलो होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो डी नंबर हमको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो डी नंबर क्या होगा, हमारा सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसको बिल्कुल ऐसे ही लगाना है। 15 लोग थे तो 54 था, एक नया व्यक्ति आया तो 2 किलो बढ़ गया, यानी हम कह सकते हैं 54 से 56 हो गया, यानी कि जो नया व्यक्ति था उसका खुद का वजन 56 रहा होगा, और जो 15 थे उन सबका वजन 56 हो गया होगा। तो इसका खुद का वजन 56 तो नहीं था, क्योंकि इसका वजन कुछ और ज्यादा रहा होगा, तभी तो इसने अपना 56 बना के बाकी जितना भी ज्यादा रहा होगा वो इन सब में उसने बांट दिया होगा। तो इन सब में 2-2 दिया ना, तो 15 जगह पर 15 लोगों को अगर उसने 2-2 किलो दिया तो कितना दिया, 30 किलो दिया, और वो वजन तो उनके मास्टर जी का ही रहा होगा, ठीक है। तो 56 और 30 कितना हो जाएगा, 86 किलो के मास्टर जी रहे होंगे। समझ गए चीजों को, ठीक है। मास्टर जी कितने किलो के रहे होंगे, तो 86 किलो के रहे होंगे, समझ गए। बड़ा तगड़ा वजन है इनका। तो अगला सवाल देखिए, नंबर 5 क्या कह रहा है। नंबर 5 ने कहा है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और इसको देखिएगा, समझिए कि कैसे हम इसको लगाने वाले हैं। तो सवाल ने कहा है कि कुछ संख्याओं के एक समूह का औसत 14 से घटकर 11 हो जाता है। जब एक संख्या 35 को उसमें से निकाल दिया जाता है, तो मूल समूह में कुल कितनी संख्याएं थी। यानी हमको यही नहीं पता है कि संख्याएं थी कितनी, तो हमें मान लेते हैं कि पहले n संख्याएं थी, जब हमने एक संख्या को निकाला तो कितनी हो गई, n-1 हो गई। तो इसको हम किस तरीके से लगाते हैं, देखो हमेशा जब कभी भी निकाला जाता है तो इसको थोड़ा उल्टा कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, चीजों को समझते हैं। हम मान लेते हैं n संख्याएं थी, ठीक है। तो ये देखो एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, काम ये हो सकता है, देखो कि जैसे एक संख्या को जब वो निकालते हैं तो औसत 3 कम हो जाता है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जैसे मान लो 8 संख्याएं थी, मान लो 8 संख्याएं थी, एक को निकाला गया 7 हो गई, ठीक है, एक को निकाला गया 7 हो गई, तो औसत 3 कम हो गया। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि पहले 7 थी और एक संख्या उसमें 35 जोड़ा गया तो औसत कितना हो गया, 3 बढ़ गया। भाई इनका उल्टा समझ सकते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि अभी जो है वो n संख्याएं हैं, पहले n-1 था, पहले कितनी संख्याएं थी, n-1 थी, एक संख्या उसमें से और जोड़ दी गई, तो अब कितनी संख्याएं हो जाएंगी, n संख्याएं हो जाएंगी। जब n-1 संख्या थी तो उनका एवरेज कितना था, उनका एवरेज 11 था, ठीक है, चीजों को समझना। और जब एक संख्या बढ़ जाती है तो उनका एवरेज हो जाता है 14। बढ़ती कौन सी संख्या है, 35 बढ़ती है, तो अब ये +3 बढ़ रहा है, मेरे हिसाब से +3 बढ़ रहा है। कितनी जगहों पर +3 बढ़ रहा होगा, ये कितनी जगहों पर +3 बढ़ रहा होगा, सवाल को समझना। ये ऐसा मैंने क्यों लिखा है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, एक बार समझ लीजिए अच्छे से। सवाल ने क्या कहा है कि एक समूह का जो औसत है वो 14 पहले था, लेकिन अभी 11 हो गया। 11 क्यों हो गया, क्योंकि एक संख्या वहां से निकाल दी गई, और वो कौन सी थी, 35 थी, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे लिखा कि पहले n-1 संख्या थी, तब उसका जो एवरेज था वो 11 था। अभी जब उसमें एक संख्या हमने जोड़ दी तो एवरेज कितना हो गया, 14 हो गया। बात एक ही है, बस हमने ऊपर नीचे केवल लिख लिया है, ठीक है। फिर से नीचे से समझते हैं, देखो क्या है। पहले हमारे पास n संख्या थी तो उनका जो एवरेज था वो 14 था, एक संख्या हमने कम कर दिया तो n-1 हो गया, तो एवरेज कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। बातें वही हैं, कौन सी संख्या कम किया गया तो 35, और ऊपर से देखे कौन सी संख्या जोड़ा गया तो 35 जोड़ा गया। बात तो एक ही है ना। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है ना कि ये जो 3 बढ़ रहा है, तो ये 3 कितनी जगह बढ़ेगा, ये जो 3 बढ़ रहा है वो कितनी जगह बढ़ेगा, तो n-1 जगह 3 बढ़ रहा होगा ना। तो n-1 को गुणा करा दो 3 से, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, और इनको गुणा करा दो तो 3n हो जाएगा, और -3, और ये किसके बराबर होगा, 35 के। भाई इतनी ही तो वृद्धि हो रही है,
मेरे हिसाब से, लेकिन सवाल ने कहा कि 35 रुपए की वृद्धि हो रही है, इनको हल कर लो। 14 में से 3 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 11 प्लस का 3n और बराबर में 35। तो 3n बराबर हो जाएगा 35 माइनस का 11, यहाँ पर कितना बचेगा, तो 24 बचेगा। ठीक है, 3n बराबर अगर 24 हो जाएगा तो n बराबर हो जाएगा 24/3 यानी कि 8। तो हम कह सकते हैं कि जो उस वहां पर जो मूल संख्या थी, ठीक है, कुल कितनी संख्याएं थी, तो उस समूह में हमें कह सकते हैं कि 8 संख्याएं थी। 8 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ए वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए चीजों को, बहुत शानदार। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल लगेगा, थोड़ा अच्छा सवाल था ये। ठीक है, ये क्या था, थोड़ा सा अच्छा सवाल था। तो अगला प्रश्न देखिए, तो सवाल नंबर 7 बिल्कुल ऐसा ही है और अपने आप में बहुत ही अच्छा है। तो सवाल नंबर 7 ने कहा है कि 13 संख्याओं का औसत 135 है यदि प्रथम 7 संख्या का औसत 141 है। देखो, कुल 13 संख्याएं हैं जिसमें से पहली 7 का जो औसत है 141 है और अंतिम 7 का औसत 137 है। ठीक है, आखिरी की जो 7 संख्याएं हैं इनका जो औसत है 137 है और कुल संख्याएं हैं 13, इनका जो औसत है वो 135 है। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब सवाल ने पूछा है कि जो 7वीं संख्या है वो क्या है। अब बात यहाँ पर यह है कि सर 7 यहाँ पर 7 यहाँ पर तो 14 होना चाहिए। बात यह है कि जो 7वीं संख्या है वो इन दोनों में जुड़ा हुआ है। अगर पहले हम 7 ले लें तो बाद में बचेगा 6, लेकिन वो जो बीच वाली संख्या थी ना 7वीं, वो इसमें भी जुड़ी है और वो इसमें भी जुड़ी है। तो वो कैसे निकलेगा उसको हम लोग देखते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो क्या है कि 135 होना चाहिए एवरेज, तो यानी इसके पास भी 135 होना चाहिए और इसके पास भी 135 होना चाहिए। लेकिन ये कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। कितनी जगहों पर, 7 जगह पर, तो ये कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। ठीक है, 42 ज़्यादा है। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 ज़्यादा है। यहाँ की अगर हम बात करें तो 2 ज़्यादा, 135 2 ज़्यादा है। कितनी जगह पर, 7 जगह पर, तो ये कितना हो जाएगा, 14। इनको जोड़ लो, 4 2 6, 4 और 1 5। ये कितना ज़्यादा यहाँ पर आ रहा है, 56। जो 7वीं संख्या है उसको 135 तो वो कम से कम होती ही होती, भाई एवरेज इतना है। इनको जोड़ लो, तो अगर हम बात करें 7वीं संख्या की, ठीक है, किसकी बात करें, 7वीं संख्या की बात करें तो वो हो जाएगा 5 और 6 11। ठीक है, और 13 और 5 कितना हो जाएगा, 18। 6 5 11, 13 5 18 और 1 19, 191। तो 191 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर देखने को मिलेगा भैया, तो सी नंबर पर हमको देखने को मिल जाएगा। इसलिए सी वाला जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए चीज़ों को, बहुत अच्छे। जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही जवाब होगा इस प्रश्न का। क्लियर है, तो बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखिए, सवाल नंबर 8। ठीक है, बहुत शानदार सवाल है ये। सवाल ने कहा है कि n संख्याओं का जो एवरेज है वो 32 है यदि 3/4 संख्याओं में 4 बढ़ा दिया जाए और शेष में 6 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। समझते हैं चीजों को। n इन्होंने बेकार में दिया। इन्होंने क्या कहा, 3/4 संख्याओं में, मतलब हम ये कह सकते हैं कि कुल संख्याएं 4 हैं जिसमें से एक संख्या 3 है और एक संख्या 1 है, तभी तो कुल 4 होगी। उन्होंने क्या कहा, 3/4 में 4 बढ़ा दिया जाए, तो यानी 3 संख्याओं में अगर प्रत्येक में 4 4 की वृद्धि करी जाती है, 3 संख्याओं में अगर प्रत्येक में 4 4 की वृद्धि करी जाती है तो कुल कितनी वृद्धि हो जाएगी, 12 की। ठीक है, और जो बाकी बची संख्या है इसमें 6 घटा दिया जाता है, तो इसमें 6 घटा दिया जाएगा एक जगह पर, तो कुल कितना आएगा, -6। यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। और इन सबका जो औसत है, जो एवरेज है, वो 32 पहले से है। इनका जो अंतर देखने को हमको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, तो +6 यहाँ पर ज्यादा है। यहाँ पर जो 6 है वो क्या है, ज्यादा है। तो जब इन दोनों में वृद्धि हुई और दोनों में वृद्धि होने के बाद में हमने, मतलब किसी में वृद्धि हुई किसी में कमी हुई, लेकिन जब ओवरऑल हमने देखा दोनों में तो 6 अभी भी बढ़ रहा है। ये जो 6 बढ़ रहा है वो इस 4 की तरफ देखें, जब इन दोनों में मिला करके 6 बढ़ रहा है तो इसका प्रभाव इस पर भी पड़ेगा। 32 तो ये है, और जो 6 बढ़ रहा है वो कितनी जगहों पर बढ़ रहा है, 4 जगहों पर। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 3/2 का मतलब कितना होता है, 1.5 होता है। 1.5 इसमें जोड़ लो, 1.5 तो कितना हो जाएगा, 33.5। ये हमारा क्या हो जाएगा, नया औसत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑप्शन की, ये हमको ए में देखने को मिल जाएगा 33.5। क्लियर है। अब यहाँ पर ये कह सकते हो सर सवाल में तो n भी दिया गया है, ये यही n है। ठीक है, ये क्या है, ये n है। दरअसल उनको लगा था कि हम n देखेंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे,
लेकिन हम क्या हुए, कंफ्यूज नहीं हुए और हमने पता कर लिया कि n की वैल्यू क्या है, वो सवाल में हमको दी गई है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि सवाल में ही सारी चीज़ें होती हैं, बस आपको थोड़ा सा समझना होता है, अपनी आंखों को थोड़ा सा बढ़ाना होता है। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 9, इसको आप देखिए और आपको लगेगा कि हाँ क्या ऐसे भी सवाल बन जाते हैं। बहुत ही शानदार सवाल है, ठीक है। आपको लगेगा कि इसमें तो डाटा बहुत कम दिया हुआ है, लेकिन दरअसल जब आप इसको लगाओगे तो आपको लगेगा कि वाह कितना बढ़िया सवाल है, ठीक है। तो 9 नंबर सवाल देखिए, सवाल ने कहा है एक व्यक्ति के 5 बेटे हैं, सभी की औसत आयु 11 वर्ष है, ठीक है, और प्रत्येक बेटे की आयु एक पूर्णांक है। मतलब ऐसा नहीं कोई कि कोई 5 साल 6 महीने का, ऐसा नहीं, हर कोई या तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ऐसे ही होगा। अच्छा, फिर सवाल ने यह भी कहा है कि इन्हीं 2 बेटों की उम्र समान नहीं है, यानी सबकी जो उम्र है वो अलग अलग होगी। सबसे बड़े बेटे की अधिकतम संभव उम्र ज्ञात करो, यानी कि इनमें जो सबसे बड़ा वाला लड़का होगा उसकी जो मैक्सिमम एज होगी कितनी हो सकती है। इन्होंने ये नहीं कहा एक्चुअल एज बताओ, नहीं, इन्होंने ये कहा कितनी पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। तो देखो एक काम करते हैं हम, बात यह है कि 11 साल उनकी औसत उम्र है, 5 बच्चे हैं, तो हम ये कह सकते हैं उन सबकी उम्र को अगर हम जोड़ते तो 55 वर्ष आ जाता। कितना आता? 55 साल आता। हम ऐसा मान लेते हैं कि जो पहला बेटा है वो 1 साल का है, और जो दूसरा वाला है वो 2 साल का है, तीसरा वाला 3 साल का है, चौथा वाला 4 साल का है, ऐसा मान लें। और जो 5वां वाला बेटा है वो सबसे बड़ा बेटा है, और कुल मिलाकर के जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलना चाहिए? 55 मिलना चाहिए उन सबको जोड़ने पर। तो 4 बेटों की उम्र हमने ये मान लिया, 4 3 7 2 9 1 10, तो जो 5वां बेटा है उसकी उम्र 45 वर्ष मान ले। बोलो 45 वर्ष मान ले कि नहीं मान ले? अब ये मैंने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया कि पहला बेटा 1 साल का, दूसरा वाला 2, तीसरा वाला 3, चौथा वाला 4 साल का, तो जो 5वां वाला बचेगा वो उसकी उम्र अधिकतम 45 साल हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इनके अलावा कोई और चीज आप बता सकते हैं जिसमें 5वें वाले बेटे की उम्र 45 से ज्यादा हो? कम तो नहीं हो सकती, क्योंकि उसने खुद कहा है कि उसके 5वें यानी सबसे बड़े बेटे की जो संभव अधिकतम संभव उम्र हो वो बताओ, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। तो वो 45 पॉसिबल है, और 45 ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, इसलिए ए वाला ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कितना शानदार सवाल है, बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि इसमें डाटा जो है इनसफिशियंट है, कम डाटा था, लेकिन देखो फिर भी सवाल क्या हुआ, लग गया, ठीक है। तो बहुत अच्छे ऐसे ऐसे सवाल भी पेपर में आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है, वाकई में बहुत ही अच्छा सवाल है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक पति, उसकी पत्नी और उसके पुत्र की 3 वर्ष पहले औसत आयु 29 वर्ष थी, ठीक है। 3 साल पहले जो इनकी उम्र थी, उनकी जो औसत उम्र थी वो 29 वर्ष थी। अब अगर ये ऐसे समझ लेते हैं, यहाँ पर तीनों लोग हैं, उनके पति भी हैं, पत्नी है और उनका एक पुत्र भी है, ठीक है। तो पति पत्नी और पुत्र तीनों की 3 साल पहले जो औसत आयु थी वो 29 वर्ष थी। अगर हम आज बात करें, ये 3 वर्ष पहले की बात है, 3 वर्ष पहले की बात है, और अगर हम आज की बात करें तो आज जो इनकी औसत उम्र है वो 32 वर्ष हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब कहोगे सर 32 कैसे हो जाएगा? तो समझो भाई, 3 साल पहले 29 साल था, अब 3 साल बाद यानी आज अगर हम देखें तो 3 के तीनों लोग तो 3-3 साल बड़े होंगे, तो यानी एवरेज भी 3 साल बढ़ जाएगा। तो एवरेज कितना हो जाएगा? 32। आज अगर एवरेज 32 होगा तो इनका, चूंकि 3 लोग हैं तो इनका अगर हम योग ज्ञात करें तीनों लोगों का तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 96 वर्ष, ठीक है। ये तीनों लोगों का योग अगर हम बात करें तो हो जाएगा कितना? 96 वर्ष, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, पति पत्नी और पुत्र। अच्छा, आगे क्या सवाल ने कहा है? उसकी पत्नी व उसके पुत्र, पति गायब हो गया, पत्नी व पुत्र की औसत आयु 5 वर्ष पहले 21 वर्ष थी। समझते हैं, 5 वर्ष पहले की अगर हम बात करें, 5 वर्ष पहले की अगर हम बात करें तो 21 वर्ष थी किसकी? पत्नी की और पुत्र की, तो 2 लोगों की थी। और अगर हम आज की बात करें तो 5 इसमें बढ़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 26 वर्ष। 5 इसमें क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 26 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इनके अगर हम उम्रों का योग ज्ञात करें आज, तो चूंकि 2 ही लोग हैं, पत्नी और पुत्र, तो 26 दूना कितना हो जाएगा? 52। यानी पत्नी और पुत्र के दोनों लोगों की जो उम्र आज है वो 52 है, और इसमें पिता को अगर मिला दिया जाए तो 96 है। सवाल ने कहा है पिता की उम्र बताओ, तो अगर हम यहाँ से पिता की उम्र को निकालते हैं तो मुझे बता दो कितना आएगा भैया? 96 में से 52 को घटा दे तो मिलेगा हमको कि नहीं मिलेगा?
कैसे मिलेगा? देखो इसमें तीनों लोगों की उम्र जुड़ी हुई है और इसमें 2 लोगों की उम्र जुड़ी हुई है। इसमें पिता की उम्र इंक्लूड है, इसमें नहीं है। इसमें से इसको घटा दो, पिताजी पता चल जाएंगे। 6 में से 2 जाएगा 4, 9 में से 5 जाएगा 4, 44 वर्ष आ जाएगा पिताजी की उम्र। ठीक है, तो 44 को अगर हम देखें अपने ऑप्शन में तो सी नंबर पर हमको मिल रहा है, इसलिए सी वाला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई? जो सी वाला ऑप्शन है वो प्रश्न संख्या 10 का एकदम सही जवाब होगा। दरअसल ये इतना लिख करके मैंने आपको आज 3 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले इसलिए समझाया है ताकि आपको समझ में आए। इस प्रश्न को करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, आप अपने दिमाग में कैलकुलेट करके इसको कर सकते थे, इतना आसान सवाल था ये। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। और देखिए इसको आप कैसे लगाएंगे, बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो सवाल नंबर 11 कह रहा है कि एक लड़के ने 1000 रुपए में 50 चॉकलेट खरीदी। ठीक है, 1000 रुपए में कितना खरीदा? 50 चॉकलेट खरीदा। यदि 30 चॉकलेट का औसत मूल्य 25 रुपए है तो शेष चॉकलेट का औसत मूल्य बताओ। देखो एक बात मुझे बता दो, कुल चॉकलेट उसने कितना खरीदा? 50। अच्छा, 30 चॉकलेट अलग कीमत पर थी, 20 चॉकलेट अलग कीमत पर थी, और कुल अगर हम पता कर लें तो हमारे पास 50 चॉकलेट हो जाती हैं। क्या बातें समझ में आ रही हैं यहाँ पर? बहुत अच्छे। अच्छा, इनको हम काट सकते हैं तो इनका जो एवरेज निकल मतलब रेशियो निकल करके आएगा वो 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और यहाँ पर सवाल ने क्या कहा, 1000 रुपए में वो 50 खरीद रहा है। तो 1000 में अगर 50 खरीद रहा है तो एक चॉकलेट की यानी 50 चॉकलेट का जो एक एवरेज मूल्य आएगा वो 20 रुपए आएगा, यानी इन सब का जो एवरेज मूल्य है वो 20 रुपए है। ऐसा हम मान रहे हैं कि हर एक चॉकलेट की जो कीमत है वो 20 रुपए के बराबर है एवरेज के हिसाब से देखें तो, क्योंकि 1000 रुपए में वो 50 चॉकलेट खरीदता है, लेकिन उसमें वो 2 प्रकार के चॉकलेट खरीदता है। 30 चॉकलेट वो ऐसे खरीदता है जो 25 रुपए के थे, और 2 चॉकलेट वो ऐसे खरीदता है जो किसी और रुपए के रहे होंगे। तो बात उसने यही कहा है कि 30 चॉकलेट की जो औसत कीमत है, औसत मूल्य है वो 25 है, तो जो बाकी के चॉकलेट हैं इनका औसत मूल्य कितना होगा। तो समझते हैं हम यहाँ पर कैसे इसको करेंगे। बात ये है कि भाई औसत अगर 20 है तो हमें कह सकते हैं इसको भी 20 होना चाहिए और इसको भी 20 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये 25 निकला, ये कितना निकला? ये 25 निकला। इसको हमने कितने का खरीदा? 25 का। तो देखो 5 हमने इसको ज्यादा दे दिया। हमने कहा था 20 रुपए में खरीदना, हमने क्या कहा था इन तीनों को 20 रुपए में खरीदना, लेकिन हमने क्या किया 5 रुपए उसको ज्यादा ज्यादा देते चले गए हम। तो कितनी जगह ज्यादा दिया हमने? 3 जगह ज्यादा दिया। तो कितना हो गया यहाँ पर? 15 रुपए हमने क्या किया, इसको ज्यादा दे दिए। अब ये जो 15 रुपए हमने इसको ज्यादा दिए हैं वो इनको कम करना पड़ेगा। मतलब यहाँ की चॉकलेट हमने महंगी खरीद ली 20 रुपए से, तो इसको क्या करना पड़ेगा? हमें 20 रुपए से कम खरीदना पड़ेगा। तो 15 रुपए इनको कम करना पड़ेगा। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, तो 15/2 करेंगे तो कितना आएगा? 7.5 आएगा। तो इनका जो औसत मूल्य होगा हमें कह सकते हैं शेष चॉकलेट का औसत मूल्य, शेष चॉकलेट का जो औसत मूल्य होगा, ठीक है, जो औसत मूल्य निकल करके आएगा वो कितना होगा भैया? देखो 20 तो पहले था, लेकिन यहाँ से 7.5 को क्या करेंगे हम? घटा देंगे, ये 5 है तो कितना हो जाएगा? 12। 20 में से अगर 7 जाता है तो 12 बचता है, ठीक है, नहीं 13 बचता है, यानी 7.5 तो 2.5 यानी कि 12.5 बच जाएगा। यहाँ पर कितना बच जाएगा? 12.5, यानी 12.5 जो है वो शेष चॉकलेट का औसत मूल्य आ जाएगा। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो बी वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जो बी वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने 11 क्वेश्चन कर लिए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और कई प्रकार के प्रश्नों को हमने यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। कैसे लगी क्लास? उम्मीद है कि सारे प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा आज के इन सभी प्रश्नों में। क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी के जो प्रश्न है उनको हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, खुद का ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको लगता है कि आपके काम की चीजें यहाँ पर मिल रही हैं। ठीक है, आपको कुछ भी समझ में आ रहा है तो लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कल वाली चीज भी आपको समझ में आए। जो भी कुछ सूचना हो आपके लिए वो आप तक जरूर पहुंचे। ठीक है, शेयर कर दीजिए सभी बच्चों के पास में, लाइक करिएगा क्लास को। मिलते हैं बेहतरीन प्रश्नों के साथ में अगली क्लास में। जय हिंद।